हाँ, तो देखो हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, गॉस थ्योरम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। अभी तक जो कुछ भी पढ़े हो, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अभी तक जो पढ़े हो उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपकी किस्मत खराब है और तुम ये सोच के पढ़ो कि अभी तक सर ने बोला था कुछ नहीं पूछा जाएगा और इसमें से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो आपकी किस्मत खराब मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आईएससी का जो पेपर था उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रहे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े। 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे एक सवाल ये था, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मतलब हल्के में किसी चीज़ को नहीं लेना है। जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं किसी को हल्के में मत लेना। मैंने सिलेबस आप लोगों को देख लिया, जो सिलेबस चेंज हुआ है। पिछले साल जो सिलेबस में रिड्यूस था वो भी इस साल ऐड हो गया है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें और ऐड हो गई हैं, तो घबराना नहीं। यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, दे आर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। और यहाँ पर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। तो पूछ रहे बताओ नेट फोर्स क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर क्या होगा? आंसर 0 होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पहला ऑप्शन 0 था, तो आप लगा नहीं सकते। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको रट जाते हैं, इतनी बार हम लोग करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे रटाएगा, अभी टाइम लग रहा है लेकिन रटाएगा ये चीजें। डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू का पहला या तीसरा क्वेश्चन था। समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप लकी हो तो आ जाएंगे ऐसे सवाल, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते उस चीज को। लेकिन ये जो टॉपिक आपका है क्या, गॉस लॉ, 150% का मैं श्योरिटी देता हूं कि एक सवाल यहां से बनेगा। चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक सवाल यहां से बनेगा। सर क्या क्या टॉपिक्स है इसमें जरा बताइए। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज, आपको पढ़ना है, इसका नाम तो सुना होगा, 10 में लक्स, लक्स और इसके साथ जोड़ दो क्या, फ्लक्स, है ना। सबसे पहले पढ़ना होगा फ्लक्स। केमिस्ट्री वाला फ्लक्स नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का फ्लक्स है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्लक्स। बट अगर मैं इसके साथ एक टर्म जोड़ूं, क्या जरा सोचो यहाँ पर, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, तो इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन अगर इसी के साथ मैं जोड़ दूं क्या, सर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, तो ये किससे रिलेट हो गया भाई, मैग्नेट से रिलेट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि सर फ्लक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कुड बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इवन ग्रेविटेशन के साथ भी अटैच किया जा सकता है, बट हमें पढ़ना नहीं है वो। लेकिन हम लोग को दोनों चीजें पढ़नी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ना और मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सर फ्लक्स क्या होता है, हाउ विल वी कैलकुलेट द फ्लक्स। और जब इसके बारे में समझ आ गया तो गॉस साहब ने कहा कि यार अगर इसको देखा जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। वो क्या? उन्होंने कहा कि जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, और कौन सा नेट फ्लक्स बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिपेंड किस पे करता है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है। तो इट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है आगे बताऊंगा। तो दिस इज व्हाट द गॉस स्टेटमेंट। वी हैव टू डिस्कस द गॉस स्टेटमेंट। गॉस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे क्या, कि एप्लीकेशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस स्टेटमेंट। एप्लीकेशन नंबर 1 क्या आपको पढ़ना है, लाइन चार्ज और लीनियर चार्ज, और वो भी किस लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट सी, स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, यही 3 आपके कोर्स में, ठीक है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट भी मैं बता दूंगा, डी, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज। सर ये बातें तो हमको समझ में आ गई, बस ये 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, लेकिन इसमें जो सवाल बनेंगे उन सवालों को भी हमें साथ में डिस्कस करना होगा। सो इट विल टेक 2 लेक्चर्स। हाँ, दिस इज नॉट इन कोर्स, ठीक है, ये कोर्स में नहीं है, बट हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये पढ़ा तो ये पढ़ना बहुत आसान है, ठीक। अब उसके बाद एक और चीज, क्या, जो मैंने तुमसे वादा किया था क्या, कि भाई हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यस सर, हमने पढ़ लिया पॉइंट चार्ज के बारे में। क्या, कूलम्स लॉ पढ़ा, दैट इज फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा ड्यू टू अ, मतलब दैट इज आल्सो पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ओके। नाउ द फर्स्ट इज पॉइंट चार्ज, सेकंड इज डाइपोल। दोनों चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, लेकिन तीसरा कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, दैट इज कॉल्ड
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की कहानी को हमें समझना होगा यहाँ पर। पहले इसको लेकर चलेंगे, देन आई विल स्टार्ट द गॉस थ्योरम। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, आधे घंटे का ये काम है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में। तो वेरी फर्स्ट दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तुम्हें पहचानना होगा। ठीक, यही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पर है। सरफेस चार्ज कहाँ पर आएगा, शीट पर। सरफेस चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, स्फीयर पर। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कहाँ पर आ जाएगा बेटा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर। अब तुम्हारे सामने ये आ रहा होगा सवाल कि सर ये सारी चीजें सरफेस चार्ज डेंसिटी की बातें हैं, ये किसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे, गॉस लॉ के थ्रू। लेकिन क्या इसका कोई एलिमेंट्री, कोई बेसिक मेथड है क्या? तो आंसर है यस। आपको बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड का मतलब क्या है मैं आगे समझाऊंगा। बेसिक मेथड से जो कुछ फॉर्मूले अभी तक आप पढ़ चुके हो, उन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से केवल और केवल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो दैट इज वन क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द बेसिक और एलिमेंट्री मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट आई विल स्टार्ट टुडे। समझ आ रही हो? तो क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको? पहली चीज ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा वेरी फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप, लीनियर चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए वो पढ़ेंगे हम लोग। तीसरी बात, हम लोग गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हम फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 टोटल 5 टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर टुडे। लेट्स बिगिन। आईएससी के कौन कौन बच्चे हैं? तुम हो, तुम हो, दो बच्चे आईएससी के हैं। सेक्टर जी पे सारे आईएससी वाले बने। तुम अपने स्कूल में अकेले घर से जाती हो? तुम्हारी कोई सहेली नहीं है? सहेली जानती हो? आप तो फ्रेंड बोलते हैं, बीएफएफ बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड फॉर आईसीएसई के बच्चे को ऐसे वाले नहीं बोलते हैं। तुम अभी सहेली सहेला में हो क्या बोलते हो? उग्रवादी, व्यवहारी, क्या उग्रवादी? चलो आओ, हम लोगों ने चार्ज के बारे में बताया, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक चीज आपको समझाया था मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में पहले दिन, कि अगर मैं किसी चार्ज को किसी कंडक्टर को दूंगा तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट इज द लॉजिक और रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल, और वो तब तक रिपल करते रहेंगे जब तक उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ना हो जाए। मतलब जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अनस्टेबल। अगर किसी के पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो दैट इज अनस्टेबल। तो किसी चीज को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना पड़ता है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये भी क्या करते हैं, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तक उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम ना हो सके जितना पॉसिबल हो। ठीक है, अगर उनको फ्री कर दो तो वो इतनी दूर चले जाएंगे कि एक दूसरे पर फोर्स ही ना लगाए, तब तक वो दूर जाते रहेंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, लाइन मतलब क्या, लीनियर कंडक्टर है, मतलब दिस इज अ लीनियर कंडक्टर। इसका लेंथ कितना है, इट हैज लेंथ l, और अगर मैं इसको चार्ज कितना दे दूं, लेट्स सपोज प्लस क्यू या माइनस क्यू, कुछ भी दोगे आप, तो जब इसको आप चार्ज दोगे प्लस क्यू, तो इसके पास ऑप्शन क्या है डिस्ट्रीब्यूट होने का, तो इट हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट इट कैन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स लेंथ। व्हाई? बिकॉज सर इट हैज नो थिकनेस। मतलब इसकी थिकनेस क्या है भाई, थिकनेस लगभग 0 है। ठीक है सर, 0 ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है, हम ऐसा मानेंगे कि थिकनेस इतनी कम है कि दैट वी कैन नॉट मेजर एंड वी आर नॉट गोइंग टू मेजर। बात समझ में आ रही? दिस इज वेरी थिन वायर और ऑफ लेंथ l। तो कहा जाता है कि भाई इसकी चार्ज डेंसिटी बताइए, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आप सभी लोगों को पता है, पढ़ चुके होंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ।
लेकिन सर अगर इसका मैं एक सैंपल लूं कितने लेंथ का बेटा, dl लेंथ का, जिस पर चार्ज कितना होगा, केवल dq चार्ज होगा, तो कैन वी से सर dq अपॉन dl विल हैव द सेम वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, पर फिर भी हम लोग के टॉपिक में अब है तो इसे हम पढ़ रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, कूलम पर मीटर, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। ये डिपेंड किस पर करेगा, लैम्डा, पहला अमाउंट ऑफ चार्ज पर और दूसरा लेंथ पर। हैविंग ग्रेटर लेंथ मतलब आपके पास तीन एग्जांपल है, 1, 2 और 3। इसको भी तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दिया। बताओ डेंसिटी किसके पास सबसे ज्यादा होगी, पहले वाले के साथ डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका लेंथ कम है, लेंथ कम तो डेंसिटी ज्यादा था। कॉमन सेंस की बातें थी, समझ गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। आगे दूसरी बात, अब यही चार्ज जो है क्यू चार्ज मैं किसी सरफेस को देना चाहूँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल दैट यू हैव अ वेरी थिन कंडक्टिंग शीट, क्या है भाई ये, थिन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग वर्ड जहां पर भी यूज होगा वहां पर आपको ये मान के चलना होगा, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, मींस दे हैव अ चार्ज कैरियर एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज थ्रू आउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो भी पॉसिबिलिटी आपके पास है। सो इट हैज अ टोटल सरफेस एरिया, हाउ मच, A. We have given a charge total, let's suppose plus q. तो what is the value of charge density? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, surface charge density. That is called surface charge density. ठीक, तो surface charge density is represented by sigma. Sigma is equals to total charge upon total area. अब इसका अगर छोटा सा सैंपल आप ले लोगे यहाँ पर, that is plus dA, और जिस पर चार्ज कितना है dq, तो you can say छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया, dA बाई dq। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सर ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, लेंथ और विड्थ पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर डिपेंड करता है, अगर वो स्फीयर है। बात समझ में आ रही है, तो इट विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। तो ऐसे एक सवाल इस पर बन जाता है, कई बार सवाल बना है, क्या सर, वी हैव टू स्फीयर्स 1 एंड 2। पहले स्फीयर जो है उसका रेडियस r है और दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस 4r है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इफ वी आर प्रोवाइडिंग द सेम चार्ज टू बोथ ऑफ द स्फीयर। दोनों स्फीयर को अगर हम सेम चार्ज दे देते तो बताओ दोनों का चार्ज रेशियो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, तो चार्ज रेशियो किस पर डिपेंड करता है, q और a पर, लेकिन q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और q क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो कैन वी राइट हियर a2 बाई a1, बोलो क्या ये लिखा जा सकता है। और अगर इसको लिख दिया तो मैं, चूंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं r2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गया तो जरा सोचो क्या बचा, r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। सर r2 कितना है, 4r, और r1 कितना है, केवल r का स्क्वायर, r से r कट गया तो क्या मिल गया आपको, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, दैट इज 16:1। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन की ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। चार्ज और लेंथ दे देगा तो उसका खुद निकालोगे क्या, उसमें क्वेश्चन जो बनेंगे चार्ज और लेंथ दे देगा उसके बाद निकालोगे। अभी मैं करवा देता हूँ दो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनते हैं। इस पर मैंने क्वेश्चन नहीं करा, इसका मतलब इसमें बनते नहीं होंगे, इस पर बनता है इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। बेसिकली यहाँ पर हम इसका यूज क्या करेंगे, dq को पता करने के लिए, dq को यहाँ रखा और अगर ट्रांसफर कर दिया dl को, तो तुम्हें dq l के टर्म्स में मिल जाएगा, लेंथ के टर्म्स में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, दैट वी हैव गिवन अ पॉजिटिव चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड होल यूनिफॉर्मली। दिस इज अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जांपल है, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन लिखवा दूं क्या इसका, लिखवाने की जरूरत, समझदार है इतना अपनी लैंग्वेज में लिखो, जहां जरूरत होगी वहां लिखो।
रेशियो आ गया 16:1। अब देखो ये दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तीसरा क्या हो सकता है भाई, थर्ड, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये आपके कोर्स में है नहीं, बट आपको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, आपके पास क्या है भाई, ये स्फीयर है, सपोज दिस इज द स्फीयर। स्फीयर समझ में आ रहा है, 3D में दिख रहा होगा। अब इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई, यहाँ से देखो, दिस रेडियस कुड बी r। तो सर व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r क्यूब, हाँ वेरी गुड, 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस कैपिटल R क्यूब। तो दिस इज व्हाट द वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम में जब मैं इसको चार्ज कितना दूंगा, लेट सपोज प्लस क्यू दिया, तो दिस प्लस क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, इनसाइड द वॉल्यूम। देखो 3D में दिख रहा है ना बेटा, नहीं दिख रहा तो इमेजिन करो, वरना ट्रिपल आर देखिए 3D में। कितने लोग मूवी देखने गए, ट्रिपल आर देखने गए, और कोई नहीं गया, तुम भी गए? नहीं जरूरी है देखना, अच्छी बात है, मत जाओ देखने, मूवी वूवी मत देखने जाओ। अभी ऐसे ही तो कल नहीं परसों एक दिन छुट्टी लिया था और मैं ऐसे चला गया मूवी देखने, मन तो नहीं था, वैसे चला गया। अब दो बच्चे टकरा गए मुझसे, मुझे लगा कि वो लोग अकेले खुद देखने आए हैं, तो मैं पहले मतलब शक की निगाहों से देखा कि मतलब तुम लोग अकेले यहाँ क्या करो, तब तक पता चला उनके मम्मी पापा भी मिल गए। अब मम्मी पापा मिल गए तो सारी कहानी शुरू हो गई वहीं पे, सर ये पढ़ता नहीं है घर पे, एकदम टाइम वेस्ट करता रहता है। मैंने कहा मैडम मूवी देखिए, आप लोग एंजॉय करिए, ट्रिपल आर है ना, तो हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, तो अकेले मत जाना देखने, और 12th में तो मत ही जाना देखने, छोड़ दो ये सब। इंस्टाग्राम कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई नहीं होगा ऐसा जो यूज़ नहीं करता होगा, और तुम्हारी वजह से हमने छोड़ दिया, देखा नहीं जाता तुम लोगों का कारनामा। फिलहाल क्या ये 3D में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बात समझ में आई? द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी लिखूँ, या क्या लिखूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई रो, that is total charge given over the total volume, that is q by 4/3 pi r क्यूब भी बोल सकते हो, और इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, dq by dv भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जरा सोचो, तो यूनिट आ जाएगी क्या, कूलम पर मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, सर द सेम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, द क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या, द रेडियस ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आर एंड 3r, ठीक है, दो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उनके रेडियस ये दिए गए हैं। द टर्म नॉन कंडक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या, जो स्ट्रेस बॉल देखा है तुमने, उसको कभी काट के देखो तो क्या दिखेगा, वो पूरा अंदर खोखला नहीं होता है, पूरी तरीके से सॉलिड टाइप का होता है, बात समझ में आ रही है? तो उसमें सोचो कि हर एक जगह पर जो छोटे छोटे होल्स वहां पर दिखेंगे ना, उन्हें इमेजिन करो कि वहां पर चार्जेस रख दिए जाए, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, है ना। और नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कि जहां पर चार्ज आपने रखा है वो चार्ज वहीं पर रुका हुआ है, और अगर इसी के जगह पर क्या आ जाए, स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टर और कंडक्टिंग शेल, ठीक है, तो दोनों में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है, दैट इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, समझ आ रही बात, मान लो ये किसका बना है, रबर का बना हुआ है, ठीक है, और वो किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा, जैसे ये शेल है, ये किसका बना है, कॉपर का बना है। तो व्हेन यू विल गिव द चार्ज to this sphere that will be distributed over its surface only, वो किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर। तो whenever we are talking about shell or conducting sphere, then in that particular condition when you will provide the charge, that charge will be distributed over the surface, and when charge is distributed over the surface,
what kind of charge distribution it is? कौन सा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 निकालोगे, A2 बाई A1 R2 बाई R1 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन जरा सोच के देखो, यहाँ पर ऐसा हो जाए तो ये तो होगा नहीं, होगा क्या? ये होगा। और तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो पूछा जाएगा, और वो ये नहीं कहेगा फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। नो, उसे पता है कि वॉल्यूम वर्ड मुझे यूज ही नहीं करना है। वो कहेगा क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर चार्ज डेंसिटीज। मींस व्हाट? You have to decide whether it is a volumetric charge distribution or surface charge distribution. Very first question जो उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें ये समझ में आता है, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है। उसके बाद उन्हें ये जज करना है कि चूंकि चार्ज हमने क्या किया, दो कंडक्टर्स थे, दोनों को हमने सेम चार्ज दे दिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका रेडियस है 3r और इसका रेडियस है r। अब इनको जब मैंने चार्ज दिया तो दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम दैट आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों पर चार्ज कितना दिया बेटा? मैंने दोनों पर सेम चार्ज दिया, मतलब चार्ज जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वॉल्यूम। और वी कैन से रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो यहाँ पर अगर रेशियो निकालना हो तो तुम क्या बोलोगे बेटा? R2 बाई R1 का होल क्यूब। एंड नाउ यू विल पुट द वैल्यू R2 की वैल्यू कितनी है भाई? 3r। और R1 की वैल्यू कितनी है? r से r कट गया, होल क्यूब, दैट इज 27:1। दिस विल बी योर आंसर एंड यू मे गेट कंफ्यूज्ड। यू विल हैव द बोथ ऑप्शंस 27:1, 9:1। स्क्वायर वाला भी रेशियो होगा और क्यूब वाला भी रेशियो होगा, तो वहां बच्चा कंफ्यूज होता है। तो इस कंफ्यूजन से उबरने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नॉन कंडक्टर होगा तो सरफेस करेगा, अगर हॉलो नहीं है तो। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यही है भैया, कंडक्टिंग है तो सरफेस पे रहेगा। नहीं सर, नॉन कंडक्टिंग है तो वो अंदर चार्ज कैसे रहेगा? हमने भेजा ना, ट्रैवल नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, जहां पर रखा वहीं पर है। तो नॉन कंडक्टिंग में ही वॉल्यूम में रुक सकता है, वरना अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है और तुम उसको जाके दे दो अंदर चार्ज, तो वो क्या करेगा? अंदर चार्ज देने का मतलब क्या हुआ बेटा? सोचो, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तुमने यहाँ पर हॉलो नहीं, ये भी क्या है? सॉलिड भी हो सकता है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो। कौन? कंडक्टिंग। तो ऐसे केस में मान लो तुमने यहाँ पर चार्ज एक दे दिया, एक चार्ज यहाँ पर दे दिया। इन चार्ज को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन ने इन्हें कैरी किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये कह रहे हैं हम दोनों को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे और इनके पास मूव करने का ऑप्शन है, तो वो मूव कब तक करेंगे? जब तक मैक्सिमम डिस्टेंस पर ना आ जाए, ताकि उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाए? मिनिमम। तो ये एक दूसरे से पोल अपार्ट होंगे, एक यहाँ पहुंच जाएगा, एक यहाँ पहुंच जाएगा, तभी जाके वो सांस लेंगे। समझ आ रही बात? इसीलिए जब भी कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि वहां पर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कैरी द चार्ज एंड द चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस, नॉट इन वॉल्यूम। समझ में आ रही है? कंडक्टिंग है तो कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। फारसी में लिख सकते हो क्या? कंडक्टिंग मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चार्ज कहां पर होगा बेटा? सरफेस, इनसाइड नहीं। बढ़े आगे। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया? एक बार जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या? लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ। ठीक है, एक तो हमने ये सीखा। दूसरा क्या सीखा हमने सीखा सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, या छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा एरिया। छोटा सा चार्ज का मतलब क्या? कभी भी अगर आपको एक पॉइंट चार्ज मानना हो तो किस साइज का मानोगे? DQ साइज का। ठीक है, और उसके बाद क्या कर लेंगे भाई? रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है सर, व्हाई वी आर राइटिंग दिस छोटा सा चार्ज एंड छोटा सा वॉल्यूम? बिकॉज अगर मुझे कभी भी सैंपल लेना पड़े, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर पॉइंट चार्ज लेना पड़े, पॉइंट चार्ज का साइज क्या होगा बेटा? DQ साइज का होगा, और यहाँ से मुझे किसी दूरी x पर, ठीक है, पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज
स्फीयर है, ठीक है, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन है या कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री मेथड। सर हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा है, और मेरे पास अभी क्या आ गया, सर इट इज अ लीनियर चार्ज। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इसमें हो सकते हैं, समझ आ रही बात, कितने पॉइंट तुम काउंट करोगे। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वी कैन अज्यूम अ पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट हैविंग वैल्यू हाउ मच, dq। सर चूंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड तो इसका लेंथ कितना मान लिया जाए, dl मान लिया जाए, dl dy dx कुछ भी माना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं इस पॉइंट के बारे में सोचूं, कहाँ के बारे में, इस पॉइंट P के बारे में सोचूं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, अवे होगा या टुवर्ड्स होगा, अवे होगा। पॉजिटिव है तो उससे दूर की तरफ, नेगेटिव है तो उसकी तरफ। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव अ डायरेक्शन दैट इज अवे, बट सर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी रिटन एज E, इसको मैं क्या लिखूंगा, D। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, क्या इसको जानते हो ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी डेल्टा, और इसको भी क्या बोलते हैं, डेल्टा। लेकिन ये बहुत बड़ा डेल्टा, ये उससे छोटा डेल्टा, ये बहुत छोटा डेल्टा, मतलब समझ में नहीं है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डेल्टा x, तो क्या पढ़ते हैं उसको, चेंज इन x, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और वी कैन से डिफरेंस, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिफरेंस। बट दिस इज अ लार्ज डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस, बात समझ में आया। अगर ऐसा लिखा हुआ डेल्टा x, दैट इज कंपैरेटिवली छोटा डिफरेंस। समझने के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स वाले टीचर डिस्कस मत करना वरना सुसाइड कर लेगा, कहेगा ये क्या पढ़ाया आपने। लेकिन समझ लो ये क्या है, ये स्मॉलर है। बट जब हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस लेना चाहते हैं, वो भी कितना कितना स्मॉल डिफरेंस बेटा, पॉइंट साइज डिफरेंस, तभी तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं यार। बोलो, डिफरेंशिएशन इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप एट वन पॉइंट। मतलब क्या, ये जो है अगर यहाँ dx लिखा है तो ये क्या है, इट इज अ डिफरेंस बट अ वेरी शॉर्ट लेंथ। सर दिस लेंथ इज हाउ मच, इट इज अ वेरी स्मॉल लेंथ, कितना लेंथ, बहुत छोटा, पॉइंट साइज का लेंथ है ये। तो इसीलिए इसको क्या माना मैंने, dq, और इस लेंथ को क्या माना, dl माना। ओके, तो दिस लेंथ इज अप्रॉक्स पॉइंट साइज, बहुत छोटा साइज का। ओके, तो इसीलिए छोटे से चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड आएगा, वो फील्ड कैसा होगा, छोटा फील्ड होगा, क्योंकि हमें तो पूरे की वजह से फील्ड निकालना है, उसे हम E बोलेंगे। लेकिन अभी क्या है, फिलहाल एक फील्ड आपको पता चल रहा है, दैट इज DE, और DE कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यस, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा बेटा, अब dq आ जाएगा, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, तो सर ये लेंथ कितना है, L मान लिया यहाँ से, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यू कैन पुट द वैल्यू हियर, दैट इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट में तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द फॉर्मूला जस्ट फॉर अ पॉइंट चार्ज, जस्ट फॉर अ वेरिएबल चार्ज, dq की वजह से लिख सकते हो आप। समझ में आ रही बात। अब सोचो, कभी भी हमारे पास अगर कोई छोटी वैल्यू है और मुझे उसे पूरे लार्ज स्केल पर स्केल अप करना हो, तो उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएशन टू डिक्रीज, इंटीग्रेशन टू इंक्रीज और टू ऐड ऑन। ठीक है, तो ऐसे dq को मैं बहुत सारे, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि दिस होल लेंथ इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल dq, बहुत सारे छोटे छोटे dq का कॉम्बिनेशन क्या है, पूरा लेंथ है। तो पूरा लेंथ अगर dq का कॉम्बिनेशन है, तो एक की वजह से मैंने de निकाल लिया, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं de को, कहां से कहां तक बेटा, e पहले कितना था, टॉप पर देखोगे तो कोई चार्ज नहीं है तो जीरो, और जीरो से कहां तक बेटा, मैक्सिमम e तक। e क्या है, e इज द फील्ड ड्यू टू दिस होल चार्ज। ओके, और इसको क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। सर इसको बाहर रख दिया, इसको बाहर क्यों नहीं रखा, तो छोटा तो dq ही है, क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो dq इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, लेंथ। dq किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर। भाई अगर हमने बड़ा लेंथ ले लिया तो उस पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, छोटा लेंथ ले तो छोटा चार्ज है।
तो हमें जब इंटीग्रेट करना होगा तो यू कैन नॉट इंटीग्रेट एल विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यू हैव टू इंटीग्रेट एल विद रिस्पेक्ट टू एल। मैंने बताया था अगर कभी भी किसी का इंटीग्रेशन करना हो, अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का y का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो y कैन ओनली बी इंटीग्रेटेड इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज डिपेंडिंग ऑन x। बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से यहाँ पर अगर लिखा हुआ है क्या 1/x² प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है dq, dq का मतलब क्या हुआ, यहाँ dx की जगह किसने ले लिया dq, तो ये l जो होना चाहिए तो q के फॉर्मेट में हो, या तो dq किसके फॉर्मेट में हो dl के फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर dq कहाँ से उठा के ला सकते हो बेटा, हम जानते हैं dq/dl इज नथिंग बट लैम्डा, एंड लैम्डा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर dl को मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो तुम क्या बोलोगे, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, है ना, dq क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dl। तो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा dl अपॉन x² प्लस एल स्क्वायर। नाउ लैम्डा कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हो, अब यहाँ dl आ गया और ये फंक्शन किसका है l का। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, यू कैन इंटीग्रेट एनी फंक्शन इफ इट इज द डिपेंडेंट ऑन दिस वेरिएबल x। ये मैंने बार बार बताया है, फिर से रिवीजन इसीलिए करा रहा हूं। सो बेसिकली हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूले में इस dq/dA का यूज क्या है, क्या रोल इसका है। इसका रोल बस इतना ही है कि अगर चार्ज एरिया पर डिपेंड कर रहा है तो चार्ज को रिप्लेस कैसे किस टर्म में किया जा सकता है, एरिया के टर्म्स में। चार्ज लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो इसको किस टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, लेंथ के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में। इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया बेटा? ठीक, चलो आगे हाँ लिखो आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था यहाँ पर, हमने डिस्कस किया था क्या कि अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या निकालना पड़ेगा हमें, बेसिक मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पुट अ हेडिंग, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a uniformly charged wire of length capital L, ठीक है, और कहाँ पर at a distance एक ये है और एक और मैं कराऊंगा, वो क्या देख लो, बता रहा हूं इसको लिखना नहीं। दूसरा मैं क्या कराऊंगा, दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो रिंग भी किसका बना होगा बेटा, किसी वायर को अगर हम लोग एक सर्कुलर शेप में बेंड कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक रिंग मिल जाएगा। और इस रिंग के सर्कमफेरेंस पर ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल लाइन बन जाएगा, और लाइन पर ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, लीनियर है या सरफेस है या वॉल्यूमेट्रिक है, बताओ। इट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस व्हाट, दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका बताइए। और यहाँ से ये जो दूरी है उसे मैं क्या बोल देता हूँ, आर। आर में एक्स ही लेकर चलो, रिमेंबर दिस फंडा एक्स। कुछ जगहों पर आर भी दिया जाता है, वो डिपेंड करता है। यहाँ आर दे देगा, इसका रेडियस क्या दे देगा बेटा, द रेडियस ऑफ दिस इज बेसिकली ए से डिनोट करता है। तो मैं एक्स और ए ले चलूंगा। एक्स में क्यों ऐसा ले चल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो फिलहाल अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ L एट अ डिस्टेंस x। मतलब क्या है, आपके पास एक वायर है, ठीक है सर, दिस वायर, ठीक, एंड दिस वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मतलब
दो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, और यहीं पर ऐड कर सकता है दो चीजें। क्या क्या ऐड कर सकता था? पहली चीज, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। आपसे या तो ये बोल दे, मतलब आपका आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए? लैम्डा के टर्म्स में। या फिर आपसे ये बोल दे क्या? ऑफ लेंथ एल एंड चार्ज क्यू। तो दूसरा आंसर क्या हो गया? कैपिटल एल और क्यू के टर्म्स में, या तो आपका आंसर आना चाहिए। तो ध्यान रखना, मैं दोनों ही आंसर करके दिखाऊंगा लास्ट में, परेशान नहीं होने का बिल्कुल अभी भी। तो ये आपके पास क्या है? एल लेंथ का एक वायर है जिस पर चार्ज कितना है बेटा? क्यू। ठीक, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। टोटल लेंथ कितना है? एल। इसका मतलब आप अगर यहाँ पर साइड में कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? एल और Q इज इक्वल टू लैम्डा। तो कभी भी Q अपॉन L को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? लैम्डा से। तो जब भी लैम्डा दिया जाएगा तो आप इस फॉर्म में लिखना, और वरना उसको रिप्लेस कर दोगे तो आपका QL के फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? dq बाई, वो आगे हम बताएंगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गया हमारे पास क्या है? ये लीनियर चार्ज है। इससे किसी डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है? लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज x, यहां से यहां तक की दूरी, ये पॉइंट का नाम मैंने लिख लिया क्या? O। O से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है OP, इट इज x, एंड दिस x इज फिक्स्ड अभी के लिए। अभी के लिए मैंने x को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। आगे कम या ज्यादा करने पर x की वैल्यू चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगी। फिलहाल इस डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं। इस दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से? इस पूरे लीनियर चार्ज की वजह से, है ना? समझ लो इसे, नोट बाद में कर लेना बेटा, मत नोट करो, अभी बस समझो। अब देखो, ये जो पॉइंट है आपके दिमाग में आएगा सर क्या ये मिड पॉइंट है? तो दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, नॉट अ मिड पॉइंट। तो सर ये मिड पॉइंट भी तो हो सकता है। यस, वो हो सकता है। वी विल डिस्कस इन स्पेशल केस कि हम इसका स्पेशल केस ले सकते हैं। दूसरा, सर ये जो लीनियर चार्ज ये लाइन है उसका लेंथ फिक्स्ड है। यस, तो कभी कभी इस क्वेश्चन को इस टर्म्स में पूछता है क्या? फॉर फाइनाइट चार्ज और फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज। समझ आ रही बात? तो अभी इसका लेंथ क्या है? वो दैट इज फाइनाइट लेंथ। तो इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी फॉर्मूला बन सकता है। यस, वी विल डिस्कस दैट स्पेशल केस फॉर इनफाइनाइट लेंथ एज वेल। तो दो स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हैं। वन इज फ्रॉम मिड पॉइंट, अदर इज इनफाइनाइट लेंथ। ओके सर, अगर ये O को मैं किसी एंड पर ले लूं, यहां या यहां पर, तो फॉर्मूले में कुछ बदलाव आएगा? तो आंसर है यस, देयर मे बी अ चेंज एंड देयर विल बी अ चेंज एक्चुअली। वो चेंज क्या आएगा? दैट आल्सो विल डिस्कस इन स्पेशल केस। तो हाउ मेनी स्पेशल केस दैट वी हैव? स्पेशल केस नंबर 1, क्या? मिड पॉइंट। अगर O को क्या कर लिया जाए बेटा? मिड पॉइंट। स्पेशल केस नंबर 2, अगर मेरा जो लेंथ है वो क्या हो जाए? इनफाइनाइट। और स्पेशल केस नंबर 3, इफ P is situated near the one end or near one end of conductor। तो ये 3 स्पेशल केस हैं। सर क्या ये फॉर्मूले मुझे याद रखने चाहिए? हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, जब भी स्पेशल केस डिस्कस करो तो दीज आर द केसेस जिस पर डायरेक्ट सवाल बनते हैं, और उन सवालों को मैं स्पेशल केस में लेकर चलता हूँ। क्यों? आपके बुक में क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा, इसको डेराइव करना आना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम में क्या दिया जाएगा? स्पेशल केस दिया जाएगा। तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट अ डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन को करने के लिए मैंने 3 स्टेप आप सभी लोगों को बताया थी, और टू फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू इनिशिएट, आपको स्टार्ट करना होगा। स्टेप 1 में वो सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस लिखने होंगे जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो भी अजम्पशंस आपको लेना है वो अजम्पशंस लेना है। मैंने क्या किया कि इस पूरे की वजह से मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट पूरे का फॉर्मूला मुझे नहीं पता। मुझे फॉर्मूला किसका पता बेटा? एक पॉइंट चार्ज का पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू? वी विल डिसाइड दैट पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट। तो मैंने क्या किया? लेट अ पॉइंट चार्ज, कितना पॉइंट चार्ज बेटा? dq एट अ डिस्टेंस y, कहां से? फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? इस पॉइंट O से यहां पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है? dq है, और जिसका लेंथ कितना होगा? dy। y
बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने क्या ले ली, y ले ली। सर आपने y क्यों लिया, आपने वैल्यू y क्यों ली, क्योंकि ये y एक्सिस में, इसलिए मैंने इसको y ले लिया, बस सिंपल। मैं l भी ले सकता हूँ, स्मॉल l ले सकता हूँ, बट y है तो y के टर्म्स हम ले सकते हैं, ठीक। अब ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। सर इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो कैसा होगा, अवे होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, dE के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, dE के बराबर। अच्छा, तो ये बात कर ली, पॉइंट O है ना। हेंस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट P, तो क्या होगा, अब इसके आगे आपकी कहानी है, अजम्पशन में क्या है, ये सारी सिचुएशन ले लिया आपने, ये लिख लिया, इसके आगे यहीं से स्टेप 2 शुरू हो जाता है जहां पर आपको सारे इक्वेशंस ड्रॉ करने होते हैं। तो ऑल द इक्वेशन दैट वी विल डिस्कस हियर, क्या इक्वेशन है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी E, दैट विल बी dE, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज स्मॉल k इनटू q अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपने कर लिया क्या, स्मॉल r दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, so that is अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मैं होल स्क्वायर को यहाँ पर डायरेक्टली हटा दूं यार, होल चलेगा नहीं यार, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपने एक काम कर, आपने फॉर्मूला लिख दिया, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब जरा सोच के देखो यहाँ पर क्या, कि सर अगर dq यहाँ पर आपने माना है तो सेम डिस्टेंस नीचे भी आप dq मान सकते थे, हाँ हम बिल्कुल मान सकते थे, और मान लेते कि अगर यहाँ पर भी छोटा सा पॉइंट चार्ज dq है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे अवे होगा यहाँ पर, और जिसकी वैल्यू भी कितनी होगी, dE ही होगी। क्यों, अगर ये एंगल में थोड़ा सा थीटा मान लो तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा ही होगा। सोचो, तो ये y होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो बेटा प्लीज मत लिखो, समझो, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ तो समझो, मत लिखो, लिखने का टाइम दूंगा। मैंने क्या बोला, dq यहाँ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड dE कितनी होगी, जितनी यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम होंगी। एंगल अगर ये थीटा है तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी क्या है, y डिस्टेंस है, सेम उसी पोजीशन के नीचे की तरफ ले लिया हमने। और जरा सोच के देखो कि अगर मैं dE को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, dE cos थीटा, और यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा बेटा, dE sin थीटा। सिमिलरली अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, dE sin थीटा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, dE cos थीटा। तो ऐसे केस में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है dE sin थीटा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो बचा कौन सा कंपोनेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर, ये समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब भी आप यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर दैट इज dE है ना, वो पूरी तरीके से उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, लेकिन ये केस कब कर सकते थे आप, ये केस तब कर सकते हो जब आपका ये जो लेंथ है वो फाइनाइट है, और यहां पर क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो, सेंटर हो। तो ये चीज दिमाग में आती है क्या, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, वर्टिकल कंपोनेंट इसके कैंसिल हो सकते हैं, आपको बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट O इज एट सिमेट्री, मतलब मिड पॉइंट पर, बट ये मिड पॉइंट पर नहीं है। तब क्या करें सर ऐसे केस में, जब मिड पॉइंट पर नहीं है, बिकॉज वी आर डेराइविंग फॉर अ जनरल केस। तो ऐसे केस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो ये सिचुएशन आ रहा है उसको क्या करोगे आप, बिल्कुल कंसीडर नहीं करोगे। ये कॉशन है, याद रखना, इसीलिए मैंने केवल इसमें तुम्हें बताया कि सर अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि सिमिलर डेरिवेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, वहां पर कुछ और कंडीशन आएगी, तो समझना, तो दिस केस दैट विल बी रिमूव्ड हियर। ठीक है, ये थीटा हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ये dq मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया, हटाने की कोशिश कर दी।
तो ये डी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका ये कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। ओके, समझ गए। अब देखो सर, मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ली है उसके कितने कंपोनेंट हैं सर, दो कंपोनेंट हैं। इसका मतलब एक्स भी है और वाई भी है, क्योंकि मैंने एक जनरल केस लिया है। अब तुम्हें एक बार एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, एक बार वाई कंपोनेंट निकालना होगा। तो लेट अस कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करोगे तो सर ये वाला पोजीशन अगर अलग अलग नीचे के ऊपर कहीं भी वेरी करोगे तो ये एंगल थीटा वेरी करेगा कि नहीं करेगा बताओ। और थीटा के साथ साथ कौन वेरी करेगा, वाई भी वेरी करेगा। अगर थीटा वेरी करेगा तो वाई भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो वाई और थीटा वेरिएशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है, ये बात भी ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर मैं मिला दूं कौन सा पॉइंट, इसका लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ से अगर मैं मिला दूं इसका क्या सर, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस एक्सिस से मैक्सिमम कितना एंगल हो सकता है, लेट्स सपोज फाई 1, और इस एक्सिस से मैक्सिमम कितना नीचे हो सकता है, फाई 2। बट ये एंगल अगर तुमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या ले लोगे, नेगेटिव। ओके, समझ में आ रही बात। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर दो कंपोनेंट, दैट इज दिस एंड दिस। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय DEX, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, DEY, दैट इज DE sin थीटा, और ये क्या हो गया, DE cos। इज दैट ओके? मतलब अब हमें क्या करना है, दो अलग अलग कंपोनेंट डिसाइड करने हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो सर स्टेप 2 में इक्वेशन ये मुझे पता चला। अब क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ लिखा है, हैज टू कंपोनेंट्स, दैट इज DEX एंड DEY। और क्या है वैल्यूज इनकी, तो DEX is equals to DE cos theta, इक्वेशन नंबर 2, और DEY is equals to DE sin theta, this is इक्वेशन नंबर। इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो मुझे EX मिल जाएगा, EY मिल जाएगा। नेट कैसे मिलेगा, तो सर दोनों वर्टिकल है, नेट कैसे मिलेगा भाई, √a² प्लस b² कर दो, EX² प्लस EY² कर दो। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नेट वैल्यू। ओके, लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन। इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसकी वजह से, किसी फाइनाइट लेंथ की वजह से, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्स और वाई दो कंपोनेंट यहाँ अलग अलग आते हैं। दिस इज द ओनली केस जहाँ पर दोनों कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। अगर आगे पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। स्पेशल केस पढ़ोगे तो वहाँ पर भी कुछ चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। स्पेशल केस अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ में वर्टिकल कंपोनेंट नहीं देखने को मिलेगा, मिड पॉइंट में वर्टिकल कंपोनेंट नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने बताया, और नियर द वन एंड वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आओ, चलो अब क्या करेंगे, हमें इसकी नेट वैल्यू निकालनी है। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेट्स इंटीग्रेट दिस। इसी पेज में कर दूं, पहले इसे नोट कर दो, इतना नोट कर दो, फिर बोल देना। सर अगर इससे इंटीग्रेट करेंगे तो सर वहाँ कौन सा मान होगा, हाँ सर अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ग्राफ में सर कौन सा पार्ट होगा। हाँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, DE cos थीटा को इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट जब किया जाएगा तो इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है, एक वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल क्या आएगा इक्वेशन में, जरा देखो यहाँ पर सर y भी आ रहा है, हाँ सर यहाँ थीटा भी आ रहा है, थीटा भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। थीटा वेरी करेगा क्या, कहाँ से कहाँ तक, φ1 से -φ2 तक। y कहाँ से कहाँ तक करेगा, यहाँ से मैक्सिमम ऊपर हाइट तक और मैक्सिमम नीचे लेंथ तक। तो दोनों वेरिएशन हमें देखने होंगे, तो या तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे या तो थीटा के में करेंगे। हम थीटा पे करेंगे क्योंकि थीटा का इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान होगा। तो विल इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ थीटा।
टू घर जाके कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना, बिना देखे आ जाना चाहिए आज के आपको। और ये क्वेश्चन 100% मैं एमओटी में दे रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन होगा या डेरिवेशन होगा? हाँ यही डेरिवेशन क्वेश्चन के फॉर्म है। हाँ 3 नंबर। कितना बड़ा डेरिवेशन है? कहाँ कितना बड़ा डेरिवेशन है, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए बड़ा लग रहा है। 2 लाइन यहाँ 2 लाइन यहाँ 4 लाइन अभी हुए। हाँ बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं बनाओगी इसे? नहीं समझ आ रहा है? डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा। अभी बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या टेंशन है। इतना लिख लिया ना, हो जाता है डेरिवेशन हो जाना, तो देखो तुम लोग बनाओगे यार। ऐसे तो वियर डायग्राम देख के तो पगला जाओगे। साइक्लोट्रॉन जब बनवाऊंगा, साइक्लोट्रॉन तो 3D का डायग्राम है, तुम्हें तीनों समझना पड़ेगा कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड आना है। फिर एरोप्लेन चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कट करता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हाँ वो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया तो आ गया, लेकिन ये कोर्स में है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लेकिन कोर्स में जो है सर वो बहुत थ्योरम डिराइव करने वाला है ना सर। ये भी है। तुम्हारे कोर्स में ये लिखा हुआ है, बुक में इस तरह ये वाला डेरिवेशन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे उसमें ये लिखा हुआ है क्या कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और उसमें लिखा हुआ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिंग। ठीक है, तो रिंग और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अगर वहां पर केवल टर्म भी यूज कर दिया जाता है तो इसका मतलब वो कोर्स में है। वो अलग बात है, सवाल आने के चांसेस कम होते हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन सोचो अगर आ गए मान लो किसी साल बहुत तो थ्योरम गॉस तो कर ही दोगे, वहां पर लिखा होता है स्पेशली कि डेराइव दिस नॉट बाय नॉट यूजिंग गॉस थ्योरम, लिखा होता है, मेंशन होता है ना। स्कूल से तक बताएगा। हाँ? क्या चाहते हो तुम? ऐसे बता दो सर, फिक्स में नहीं बताएंगे। मैं स्कूल जैसा पढ़ा हूँ? टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस में सर है। पता है मुझे, क्या चाहते हो हटा दो ना पढ़ाओ। मतलब सर ये बता रही कि सीबीएसई में बाकी पढ़ने के नॉलेज के लिए पढ़ लूंगा। ना बुक में सर मैं नहीं बता। अगर उतना ही पढ़ना है तो फिर यार तो कोचिंग क्यों आ रहे हो, मत आओ कोचिंग पे। पहली बार मुझे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं। मुझे तो मजा आया, देखो मुझे कम पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 मिनट सर। अब आपने मोटी के लिए बोल दिया तो करना पड़ेगा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब जैसे हर साल आते हैं बच्चे, कंडीशन यही होती है पेपर देने के बाद तुम मत पढ़ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईएससी बोर्ड वालों टेंशन ना लो, तुम सीबीएसई वालों तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है, हाँ डेरिवेशन बहुत चांसेस कम है। नहीं मैं तो दूंगा, मैं तो कम से कम इतना आना चाहिए तुम्हें। कहने का मतलब ये है कि देखो हर साल बच्चा आता है, पूरा पेपर लेकर आएगा, सर ये हो गया ये हो गया ये हो गया हो गया, लेकिन ये वाला नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, जो ना तो किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। जनरली कोचिंग वाले टीचर भी अवॉइड कर देते हैं, उन्हें सिलेबस करना कंप्लीट करना होता है। मैं कुछ भी अवॉइड नहीं करता हूँ फिजिक्स, ये मेरी थोड़ी सी कमी भी कह लो या फिर जो भी कह लो, मैं अवॉइड नहीं करता। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम 100% अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 100% मार्क्स लाने की सोच ही नहीं सकते तुम। सर आर्टिकल है। मैं लिखो यार तुम। अच्छा चलो मैं अगले चैप्टर से थोड़ा ध्यान रखूंगा कि मैं बहुत लिमिटेड पढ़ाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं बहुत लिमिट कर चुका हूँ ऑलरेडी तुम लोगों के कहने की वजह से, लेकिन थोड़ा और करूँ। हो गया? तो बस वो 2-1 मिनट। होता क्या है, 2 बच्चे आ जाते हैं, मतलब तुम 5 बच्चे 10 बच्चे 15 पढ़ रहे हो, उसमें से 2 आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एडिशनल में मैंने देखा था,
मेरे से हो नहीं रहा है सर, आपने पढ़ाया भी नहीं है, तो यार हम क्या करेंगे? तो ये एडिक्शन से आ जाएगा, या फिर उसके बाद एग्जाम्पलर उठा लेगा वो, कुछ लोग होते हैं तो एग्जाम्पलर पढ़ा देंगे, तो उन सब में क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बुक्स में भले ना मिले वो अलग बात है। और कैसे तुम कह रहे हो, कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम? हाँ तो एनसीईआरटी नहीं, यार देखो एनसीईआरटी को मैं क्या बोलता हूँ पता है, इट इज अ कोडेड बुक, कितनी पतली पतली 2 किताबें हैं, ठीक है, और उन किताबों की एक एक लाइनें पढ़ो तो उससे बहुत कुछ निकलता है बाहर, मतलब उसको डिकोड करना पड़ता है एनसीईआरटी, अगर आप असली में पढ़ना चाहते हो। कोई भी राइटर की अगर तुम मुझे बुक बता दो, एक्सेप्ट आईएससी बोर्ड वाले बुक, जो नूतन की 2 पतली पतली किताबें हैं, मतलब पतली नहीं, फिर भी वो एनसीईआरटी से मोटी ही है, पतली नहीं वो भी मोटी ही है। और सीबीएसई की बुक्स कोई बता दो जो उसकी 2 गुने से कम हो, चाहे वो तुम ऐसा अरोरा उठा लो, चाहे तुम टीएमएच उठा लो, या कोई सी भी बुक उठा लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यार एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको, समझे, तो और डिराइव कर पड़ेगा। स्टेप 3, DEX क्या हो गया भाई? DE cos थीटा। एक बार डायग्राम फिर से बनाते हैं, देखो ये क्या है, मत लिखो, इधर देखो, ये क्या है बेटा? एक लीनियर कंडक्टर, इसको जब तुमने चार्ज दिया तो क्या हो गया? ये यूनिफॉर्मली चार्ज। स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। एक पॉइंट आपने यहाँ पर क्या ले लिया? O से कितनी दूरी पर? x डिस्टेंस पर। एक पॉइंट कौन सा है? P। इस पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या मानेंगे? छोटा सा चार्ज dq, जिसकी लेंथ कितनी होगी? dy, जो इस O से कितनी दूरी पर होगा बेटा? y दूरी पर होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, उसकी डायरेक्शन यहाँ पर आ गया क्या? DE, और इसके 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल, दूसरा कौन सा? हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने क्या बोला? DEX, वर्टिकल को क्या बोला? DEY, ठीक है। तो DEX और DEY हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो एंगल थीटा लिया, अगर देखो यहाँ पर तो मैं क्या लिखूं? tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x क्या है? मैंने बोला x इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, तो x को मैं अगर इधर ट्रांसफर कर दूं तो y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? x tan थीटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि y और थीटा डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं है? ओके, अब देखो थीटा को अगर मैं वेरी कराऊंगा तो थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है? सोचो, थीटा ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है? फाई 1 तक। नीचे तक कहां पर आ सकता है बेटा? फाई 2 माइनस, ठीक है, फाई 1 और फाई 2। ओके, अब ये डायग्राम समझ में आ गया? सिंपल। अच्छा, DE की वैल्यू क्या थी जरा बताओ मुझे? DE था k dq अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है? DEX, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? cos थीटा। अब इसको आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो DE इसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से? 0 से EX तक, लेकिन इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? सर कौन वेरी कर रहा है? y का पोजीशन तो कुछ भी हो सकता था, और ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, नीचे और हो सकता था। y क्या है? वेरिएबल। तो y वेरिएबल है, और y को q के रिस्पेक्ट में कभी भी इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। तो क्या करना पड़ेगा? y को या q को y के टर्म्स में ले आओ, लेकिन सर यहाँ पर थीटा भी आ रहा है, थीटा और y एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या करना है हमें? y को और इस q को दोनों को एलिमिनेट करके सबको किसके टर्म्स में लाना है? मुझे थीटा के टर्म्स में लाना है। तो जस्ट होल्ड ऑन एज इक्वेशन नंबर 4। कैसे इसको चेंज करोगे? बट dq by dy is equals to lambda, छोटा सा चार्ज अपन छोटा सा लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो dq कैन बी रिटन एज व्हाट? लैम्डा इनटू dy, यानी कि dq किसके टर्म्स में आ गया? y के टर्म्स में। इसे इक्वेशन नंबर 5 मानो। और क्या करना है सर? y को मुझे चेंज करना है किसके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। वो कैसे निकल आएगा? यहां से निकल आएगा, बट y इज इक्वल्स टू x tan थीटा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। बट सर dy को कैसे कन्वर्ट करें थीटा के टर्म्स में? तो इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर दो। dy by d थीटा इज इक्वल्स टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होगा? dy by d थीटा, बोलो यार क्या होता है tan का डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर x।
थीटा। तो dy कैन बी रिटन एज x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एक बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी, और तीसरी बात ये होगी। इन तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, dq को हटा सकता हूँ, y को हटा सकता हूँ, और किसको हटा सकता हूँ बेटा, cos थीटा को रहने दूंगा, क्योंकि सबको किसके टर्म में लाना है मुझे, थीटा के टर्म्स में। तो देखो क्या आ जाएगा थीटा के टर्म्स में, सबके क्या आ जाएंगे, थीटा के टर्म्स में। क्या होगा थीटा के टर्म्स में, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7, क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7, यहां पर क्या हो जाएगा, ex, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ समथिंग विल गिव ex अपर माइनस लोअर, दैट इज ex, बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ k, dq की जगह क्या रखोगे आप, dq की जगह पर लैम्डा dy, तो लैम्डा, लेकिन सर dy की जगह मैं क्या रखूंगा, ये पूरी वैल्यू, दैट इज x sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रख दोगे भाई, x tan थीटा, दैट इज x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, cos थीटा। बोलो कितनी बातें हम लोगों ने चेंज कर दी, सिर्फ वहाँ से करो और कुछ नहीं। स्टेप 3 यार, मैं यहाँ नहीं तुम्हें समझा पा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे करोगे यार, मैग्नेटिक फील्ड में सेम डेरिवेशन है आपका, वहाँ भी इतना चेंज करना पड़ेगा। क्या नहीं समझ में आया बताओ, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पर कौन आ रहा है, q आ रहा है, y आ रहा है और थीटा आ रहा है। q किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, है ना। और यहाँ कह रहा है क्या कि y को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सर y q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थीटा भी आ रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा y, तो यहाँ सबके सब किस में आना चाहिए, या तो सबके सब q में आ जाए, या तो सबके सब y में आ जाए, या तो सबके सब थीटा में आ जाए। तो मेरे लिए कन्वीनियंट क्या है कि मैं सबको q को y को इन सबको किस टर्म में ले आऊं, थीटा के टर्म्स में ले आऊं। सर कैसे लाऊंगा, उसके लिए पहला तरीका, dq by dy इज इक्वल टू लैम्डा, अभी अभी पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी में, तो वहां से dy को यहाँ ट्रांसफर किया तो क्या बन गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dy, मतलब q को किस टर्म में मैं ले आया, y के टर्म्स में। मतलब हाँ, मैं उस इक्वेशन को यहाँ क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया। सर किसी इक्वेशन को बनाने का मतलब क्या होता है कि मैंने उस प्रोसेस को, जो भी मैं प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको वहां पर मैंने स्टॉप कर दिया, पॉज कर दिया है। तो दिस स्टेप इज पॉज्ड हियर, एंड ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात, क्यों पॉज किया, क्योंकि मुझे dq को पहले y और थीटा के टर्म्स में लाना है। क्यों पॉज किया, क्योंकि y को मुझे थीटा के टर्म्स में लाना है। तो मैंने पहले सारी चीजें जुटा तो लूं एक साथ, सब कुछ कलेक्ट कर लूं। हमने कहा कि आज चिकन बनेगा, ठीक, तुमने कहा ठीक है सर आज चिकन बनेगा, है ना, तुम्हारे घर में माहौल बन गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक, बर्तन वर्तन जुटा लिए, अब पता चला कि भाई चिकन ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक को तुमने कहा कि भाई चिकन ले आओ, पता चला मसाला भी नहीं है, सब्जी मसाला है तो अच्छा नहीं आएगा टेस्ट, तो तुमने कहा कि भाई सब्जी भी ले आओ। तो क्या किया गया, तीन ही लोग तुम्हारे घर में थे, तुमने कहा भाई रुको, इस प्लान को थोड़ा होल्ड करो, बर्तन को यही रख दो, पहले तुम जाओ चिकन ले आओ, तुम मसाला ले आओ, तुम तेल ले आओ, देन वी विल कम टुगेदर, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, मस्त बनाएंगे, है ना। तो अभी पहले मैं सारा सामान इकट्ठा कर रहा हूँ यार, क्या सर dq नहीं चाहिए मुझे, किस टर्म में चाहिए मुझे, थीटा के टर्म्स में, रुको अच्छा, dq को पहले y में लाया, y किस टर्म में, थीटा के टर्म्स में, तो यहाँ पर dy by d थीटा किया तो x d tan थीटा से क्या आ गया तुम्हारे पास, dy आ गया किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, ठीक है, dy भी थीटा के टर्म्स में आ गया, y भी थीटा के टर्म्स में आ गया। अब मैं इन सारे चीजों को इस इक्वेशन में, किसमें, फोर्थ वाले इक्वेशन में ले जाके रखना चाह रहा हूँ।
ठीक, जब फोर्थ वाले क्वेश्चन में रख रहा हूं यहाँ पे मैं, तो क्या मुझे देखने को मिल रहा है कि सर इसका इंटीग्रेशन, अच्छा बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x ही तो होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dEx क्या होगा, तो d गायब, ex बचेगा, तो ex मैंने यहाँ लिख दिया। आज मैं घर जाके सोचूंगा, मंथन करूंगा, है ना, और अपने सिलेबस को थोड़ा सा, मतलब अपने जो भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा से उसको थोड़ा चेंज करूँगा। ठीक, परेशान मत हो, छूटेगा नहीं तब भी सवाल, लेकिन थोड़ी चीज़ों को मैं स्ट्रीमलाइन वे में करूँगा, थोड़ा बाद में, जैसे बाद में आएगा तो तुम मेच्योर हो जाओगे, मत परेशान। अब यहाँ पर देखो केक एज इट इज है, डी क्यू की जगह मैंने क्या रखा, डी क्यू की जगह मैंने क्या रखा, लैम्डा और डी वाई। बट सर डी वाई किसके टर्म्स में रखना है मुझे, थीटा के टर्म्स में, तो मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा एक्स सेक स्क्वायर डी थीटा। ये पूरी वैल्यू किसकी जगह मैंने रख दी, बोलो किसकी जगह पर, डी क्यू की जगह पर। डी क्यू की जगह किसने ले ली, इन पूरे ने ले ली। एक्स ऑलरेडी था, वाई की जगह किसने ले लिया, एक्स टेन थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर ऑलरेडी कौन बचा था, कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब जो जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालो, कौन कांस्टेंट है यहाँ पर, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ठीक है निकाल दो। और यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दोगे, तो बाहर निकाला तो क्या आया यहाँ पर, के लैम्डा एक्स, और नीचे क्या आ गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ एक्स एक्स कटेगा, बताओ क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बोल भाई। यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा डी थीटा। सर कैन यू इंटीग्रेट कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर है हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx ही तो होता है ना, बोलो। दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नाउ हैज बीन रिड्यूस्ड टू दिस सिंपल इक्वेशन बाय यूजिंग ऑल दीज स्टेप्स। हो जाएगा। अब इसके बाद कहानी आसान हो जाएगी। आसान क्या होगी, सर जब थीटा वेरी कर रहा है तो थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, -φ2 से कहां तक, φ1 तक। तो अब मैं लिमिट भी इसकी तय कर सकता हूं कि थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, तो थीटा इज वेरिंग फ्रॉम -φ2 से φ1 तक। ओके, बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ जी, प्लस या माइनस, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन माइनस एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और इट इज वेरिंग फ्रॉम थीटा टू थीटा 1। क्या रख दिया यहाँ पर, के लैम्डा अपॉन एक्स, अपर लिमिट रखोगे पहले तो क्या होगा, साइन φ1 माइनस ऑफ साइन माइनस φ2। अच्छा बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये बात नहीं पता, बेटा साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता नेगेटिव साइन को, तो ये बाहर फेंक देगा यहाँ पे, ठीक। तो ई एक्स क्या आ जाएगा जरा बताओ मुझे, सर के लैम्डा अपॉन एक्स, बढ़िया, यहाँ पर क्या आएगा, साइन φ1, ओके, और प्लस साइन φ2। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, ठीक है, ओके। स्टेप्स याद हो गए, क्या स्टेप, हाँ रटना तो पड़ेगा, रटना तो पड़ेगा, तो याद हो गई, हाँ नहीं होगा कोई बात नहीं, ये इक्वेशन याद कर लो, क्या ई एक्स जो होगा वो कितना होगा, के लैम्डा अपॉन एक्स साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब सिंपल देखो, रुक जाओ, डी ई वाई क्या था बताओ, डी साइन थीटा, ये तो था। अब डी ई की जगह क्या रखोगे बेटा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, साइन थीटा है। अभी मैं डी ई वाई रख के क्या कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ,
प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में, क्या डी क्यू वाई को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो बताओ डी क्यू को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, डी क्यू कैन बी रिप्लेस बाई लैम्डा इंटू डी वाई, बट सर डी वाई जो है वो क्या है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्यों, क्योंकि y जो है वो x tan थीटा के बराबर है। ये तीन इक्वेशन हमने यूज करी, कैसे, पीछे मैंने बताया था y x tan थीटा, तो यही तीनों चीजों को मैं फिर से यूज कर लूंगा यहाँ पे, बताओ, और जब इसको यूज करूंगा तो क्या आएगा अल्टीमेटली, सर ई वाई आएगा, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, सेम फिर से बाहर आ जाएगा क्या, k लैम्डा अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा, क्यों भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कटेगा किससे, सेक स्क्वायर थीटा से, तो बचा क्या, x से x कट चुका है, तो क्या बचा, थीटा बचा और साइन थीटा बचा, बाकी सब बाहर आ गए। अब यहाँ पर लिमिट अगर तय करनी हो तो कैसे तय करोगे, फाई 2 से फाई 1, वहां किसका इंटीग्रेशन था, कॉस का, यहाँ पर किसका आ गया, साइन का, तो k लैम्डा अपॉन x, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा माइनस फाई 2 से फाई 1, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन x माइनस कॉस फाई 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस फाई 2, बट सर कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन एक्स कॉस फाई 2 माइनस कॉस फाई 1, दिस इज व्हाट ई वाई, समझ में आया, याद क्या रखना है बेटा, ये इसका नाम क्या है, ठीक है, ये क्या है, मसाला, और ये क्या है, तेल, बर्तन तो तुम्हारे पास पहले से ही बना लेना, रुक जाओ, जस्ट होल्ड ऑन, नहीं ये हो गया, जल्दी से मेरे साथ रिवीजन करोगे, 2 मिनट लगेगा, सबको यही प्रिपेयर करके भेजूंगा, परेशान मत होना, क्या करना है मुझे, मोटिव क्या है तुम्हारा, एक आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज, जिसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है, जिसका जो लैम्डा है वो क्या है, q अपॉन एल के बराबर है, और डी क्यू जो है वो डी एल के बराबर है, ठीक है, क्योंकि y लेंगे तो y लेंगे, इसकी वजह से किसी दूरी x पर किसी पॉइंट p पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट सर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग अ स्मॉल चार्ज dq, तो dq की वजह से यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा, आवेग, जिसकी वैल्यू कितनी होगी de, और de को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये दूरी क्या है बेटा, y है, और ये है क्या, x, और ये एंगल क्या मान लिया, थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो यही तो बात हुई सर, लेकिन ये जो de है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से वेरी कर सकता है, मतलब आप इस छोटे से चार्ज को नीचे माने होते तो छोटा एंगल बनता, और यहाँ माने होते तो एंगल और छोटा बनता, नीचे बनता तो नेगेटिव एंगल बन जाता, यानी कि de जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी दोनों तरफ नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या कर लिया मैंने, अगर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें, एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, तो वर्टिकल कंपोनेंट को de y मान लिया, और हॉरिजॉन्टल का मान लिया de x, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, अगर ये थीटा है, दैट इज de cos थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, de sin थीटा, बोलो यार, ये दो कंपोनेंट आपके पास आ गया ना, अब क्या करना है, इन्हीं दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, बट सर देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सर व्हेन यू विल इंटीग्रेट ex, तो वहां पर क्या आ जाएगा, k dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ साथ क्या आ गया, थीटा, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, थीटा इज प्रॉब्लम, y इज प्रॉब्लम, dq इज प्रॉब्लम, देयर आर 3 प्रॉब्लम्स एंड दे आर कमिंग टुगेदर इन वन इंटीग्रेशन, एंड यू कैन नॉट इंटीग्रेट एट अ टाइम द 3 वेरिएबल्स, क्या करना है, इन्हीं तीनों वेरिएबल को रिड्यूस करना है मुझे सिंगल वेरिएबल में, और मोटिव क्या है मुझे, सिंगल वेरिएबल, दैट इज थीटा, सर थीटा को थीटा के टर्म्स में लाना है, तो थीटा यहाँ पर है, जरा इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो क्या दिखेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा सबसे पहले मैं कर लूंगा सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वी कैन से y कैन बी एलिमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ थीटा। y को थीटा के टर्म्स में मैंने एलिमिनेट कर लिया, बहुत आसान काम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी थीटा x, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्क्वायर थीटा। डी थीटा को मैं उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन सर dq का क्या किया जाए, तो dq का कुछ नहीं करना है, छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ। सर यहाँ पर छोटा सा लेंथ क्या लेंगे, क्योंकि y इस डायरेक्शन में, तो इस लेंथ को मैंने क्या माना, dy माना। तो छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। dy को यहाँ पर भेज दिया तो क्या हो गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dy। बट सर dy इज नॉट सूटिंग, व्हाई, बिकॉज़ dy तो मुझे थीटा के टर्म्स में चाहिए था, तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया dy को थीटा के टर्म्स में। सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा x sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब आपको एलिमिनेट किसको करना पड़ा, dq को, और किसको एलिमिनेट करना पड़ा, y को। तो y को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और dq को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, बस दो ही काम तो करना पड़ा। और सर इन सबको करने के बाद मुझे मिलेगा क्या, सिंपल याद रखना, क्या सर, चाहे ex हो चाहे ey हो, यहाँ पर तो ये मिलना ही मिलना है, कह दो हाँ। ex केस में इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा मिल जाएगा, बोल भाई। और ey के केस में क्या मिल जाएगा, k लैम्डा अपॉन x, तो मिलना ही मिलना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, -φ2 से φ1, सिंपल है, तीन ही स्टेप तो है। मानता हूँ बड़ा डेरिवेशन है, मानता हूँ कि तुम्हारे कोर्स में हो सकता है ना ही हो, मतलब तुम्हारे एग्जाम में पूछा ही ना जाए, तुम्हारे बुक्स में ना दिया हो, कहीं नहीं दिया गया हो, लेकिन यार सेम डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा मैग्नेटिक